हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत। जी हां, हमको धमकाया नहीं जा सकता। जी हां, बात नहीं बनी तो हम डोनाल्ड ट्रंप के हटने तक का करेंगे इंतजार। जी हां दोस्तों, बताएंगे ट्रेड डील पर रूबियो से क्या कहा था भारतीय एनएसए अजीत डोभाल जी ने। अब जाकर हुआ है उसका बड़ा खुलासा दोस्तों, जिसने पूरे भारत का सीना चौड़ा और पाकिस्तान के ट्रंप सरकार का पानी उतार दिया। दोस्तों, इस बात का खुलासा होता ही मच गया तहलका। आपको बताएंगे कैसे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भले ही अपनी जीत का ढोल पीट रहा हो, लेकिन इसे एक नई रिपोर्ट ने पूरी की पूरी कहानी पलट दी। बताएंगे कैसे भारत ने बता दिया कि भारत दबाव में झुकेगा नहीं, बेशक ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ जाए। जी हाँ, वहीं भारत पर से टैरिफ में कटौती के बाद और रशिया से तेल ना खरीदने वाले अमेरिका के दावे के बाद दोस्तों रशिया ने भी अमेरिका को तगड़ा और कड़ा जवाब दे दिया। कह दिया भारत पूरे तरीके से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, वो तुम्हारे दबाव में नहीं झुकेगा। रशिया ने भी फुल टू फुल भारत का सपोर्ट कर दिया। दोस्तों, अमेरिका की पोल खोल कर रख दी। वहीं चौंकाने वाली खबर बताएंगे, चिकन नेक पर सरकार ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, बहुत चक्का रह गया चीन और बांग्लादेश। वहीं अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले टॉप आतंकियों पर टूट पड़ी भारतीय सेना। 24 घंटे में 2 सबसे बड़े एनकाउंटर। साथ ही उनके कश्मीर दौरे से पहले ही कश्मीरी पंडितों की हत्या की धमकी वाला पत्र भी वायरल हो गया। दोस्तों, क्या है इनके मायने, वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री मोदी को राज्यसभा में भी बोलने नहीं देगा विपक्ष। कांग्रेस ने बना लिया बड़ा प्लान। दोस्तों, पीएम मोदी का कल नहीं हुआ अभिभाषण, तो हंगामे के बाद लोकसभा में फिर बवाल मचाने को तैयार विपक्ष। आखिर चाहता क्या है आपको बताएंगे। साथ ही साथ आखिर यूपी में रातों रात 22 आईपीएसओ का क्यों किया योगी सरकार ने ट्रांसफर, वायरल हो गई खबर। दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि वाकई में अपना भारत किसी के दबाव में अब झुकने वाला नहीं। बेशक भारत झुका दे, लेकिन झुकेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के इस कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो चुकी है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी भारत अमेरिका ट्रेड डील को अमेरिका के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं एक दिलचस्प जानकारी जो सामने आई है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब कर दी। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने वॉशिंगटन डीसी को बता दिया कि भारत ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने को पूरे तरीके से तैयार है। इस रिपोर्ट से भारत के सख्त रुख का पता चलता है। भारत ने अमेरिकी धमकी के आगे झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हां, ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले सितंबर 2025 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मीटिंग के बारे में रिपोर्ट किया था। इसमें भारत सरकार ने अपना कड़ा रुख बताया था। ये मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर लगातार हमलों और भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% अमेरिकी टैरिफ के माहौल में हुई थी। ये रिपोर्ट तब और अहम हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाजी में भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। साथ ही उनके सहयोगियों ने इसे अमेरिका खासकर उसके कृषि सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत बताया। कृषि और डेयरी 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। ब्लूमबर्ग ने डोभाल के हवाले से बताया कि उन्होंने रूबियो से कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप सहयोगियों से दबने वाला नहीं है। वो उनका कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार रहेगा, क्योंकि उसने पहले भी अमेरिका के दूसरे विरोधी प्रशासनों का सामना किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में डोभाल ने रूबियो को बताया कि भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना कम करे, ताकि रिश्ते फिर से पटरी पर आ सके। मीटिंग के बाद ट्रंप और उनके सहयोगियों की बयानबाजी में कुछ नरमी आई थी। सितंबर में बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन करके बधाई दी थी। इससे पहले ट्रंप और पीटर नवारो जैसे उनके साथियों ने भारत पाकिस्तान सीज फायर के झूठे दावों पर राष्ट्रपति की आलोचना करने के निजी मामला बना लिया था। रशिया से कच्चा तेल खरीदने को लेकर रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने के बाद नवारो ने कहा था कि भारत तानाशाहों के साथ मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, अजीत डोभाल जी ने अमेरिका से क्लियरली स्पष्ट कर दिया कि भारत अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की बुलिंग को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। और अमेरिका को ऐसे चेताने के बाद सही आपने देखा दोस्तों, सितंबर 2025 के अंत में पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप के लहजे में थोड़ी नरमी देखी गई थी, क्योंकि ट्रंप को भी पता चल गया था कि भारत तो झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अजीत डोभाल के ये कहने कि ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत, चाहे इसके लिए हमें ट्रंप के हटने
का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे इस बयान का। अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और जमकर सपोर्ट दिखाते हैं कि अजीत डोभाल जी ने एकदम हर भारतीयों के मन की बात अमेरिका में जाकर कही है, अमेरिका से कही है, और हर भारतीय भी यही चाहते थे कि ट्रम्प अपनी अकड़ अपने पास ही रखे, तो दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, जहां पर भी शेयर कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल वीडियो को लाइक करके कमेंट में अजीत डोभाल जी सेड राइट भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों, हर कोई कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर वहीं रूस ने भी ट्रम्प को दिया तगड़ा जवाब, कह दिया भारत तेल खरीदने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है, तुम्हारे कहने से वो हमारे साथ डील बंद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑयल जियोपॉलिटिक्स में गजब का ट्विस्ट देखने को मिला है। बता दें, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद सिर्फ एक ही सवाल की चर्चा हो रही है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा या नहीं। अब तक भारत की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन रशिया ने अब साफ साफ अपना रुख बता दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत अमेरिका के बीच नए व्यापार समझौते की घोषणा के 2 दिन बाद दावा किया था कि नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद बंद कर देगी, लेकिन अब रूस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाला एकमात्र देश नहीं है। भारत हमेशा से अन्य देशों से भी ये उत्पाद खरीदता रहा है, इसीलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। पीटीआई के अनुसार पेस्कोव ने आगे कहा कि हम और अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञ इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि रूस भारत का एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता नहीं है। भारत अन्य देशों से भी तेल खरीदता रहा है, इसीलिए इसमें कोई नई बात नहीं दिखती। क्रेमलिन के प्रवक्ता की यह टिप्पणी ट्रम्प के उस दावे पर आई जिसमें ट्रम्प ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से तेल खरीदने पर सहमति जताई है। मंगलवार को पेस्कोव ने कहा कि रशिया को इस मुद्दे पर नई दिल्ली से कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदना पूरे तरीके से बंद कर दे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें, आखिरकार ऐसा होगा ही नहीं, और 1% अगर मान लेते हैं कि चलिए ऐसा होगा कि अपना भारत रूस से रशिया का तेल खरीदना पूर्णतः बंद भी कर देता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, किस पर क्या फर्क पड़ेगा आपको बता दें। अगर ट्रम्प की बात वास्तव में सच होती है तो इसका बहुत बड़ा असर रशिया पर देखने को मिलेगा। रूसी तेल राजस्व में भारी गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसे बहुत हद तक मॉस्को को विकल्प के तौर पर दूसरे खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों को कम करना होगा। हालांकि इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता के महत्व का हवाला देते हुए आधिकारिक तौर पर खरीद बंद नहीं की है। बहरहाल दोस्तों, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होगा। भले ही ट्रम्प ने यह दावा किया हो कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश भारत की ओर से किसी भी तेल कंपनियों को नहीं दिया गया है दोस्तों, जो कि क्लियर है कि अपना भारत लालच के लिए रिश्ते रखने वाले देश अमेरिका के लिए रशिया से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। ऑल टाइम फेवरेट रशिया से दोस्ती बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं करेगा अपना भारत। दोस्तों, क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर चिकन नेक पर सरकार ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, पाताल दांव पर भौचक्का रह गया चाइना और बांग्लादेश। आखिर क्यों, बता दें, पिछले कुछ दशकों से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक गलियारा न सिर्फ सुर्खियों में रहा है बल्कि एक संवेदनशील प्रेशर पॉइंट भी रहा है, क्योंकि पहले चीन और अब हाल ही में बांग्लादेश ने इसके मुद्दे पर बार बार डराने की रणनीति पर काम किया है। लेकिन अब भारत सरकार ने रणनीतिक रूप से अहम इस भूभाग चिकन नेक को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर और केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में करीब 40 किलोमीटर लंबे हिस्से में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ने वाले इस रणनीतिक कॉरिडोर में विशेष योजना के तहत रेलवे ट्रैक को 4 लाइन का किया जाएगा और भूमिगत रेल लाइन भी बनाई जाएगी। ये अंडरग्राउंड रेल लाइन 20 से 24 मीटर की गहराई में बनेगी और 3 माइल हाट से रंगा पानी तक फैली होगी। चिकन नेक उस करीब 22 किलोमीटर चौड़ी पतली भूपट्टी को कहा जाता है दोस्तों, जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ती है। यही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिसके जरिए पूर्वोत्तर में सेना की आवाजाही, ईंधन की आपूर्ति, रेल और सड़क नेटवर्क और नागरिक सप्लाई होती है। यह इलाका चारों ओर से संवेदनशील है और इस पर चारों तरफ से दबाव है। इस कॉरिडोर के दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में चीन का चुम्बी वैली है। चीन की सेना को चुम्बी वैली में रणनीतिक बढ़त हासिल है, जिससे किसी भी संकट में ये कॉरिडोर मल्टी फ्रंट दबाव में आ सकता है। अगर ये रास्ता बाधित
विकसित हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है और सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर भारत की सैन्य स्थिति कमजोर हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार जमीन के नीचे यानी पाताल लोक में रेल नेटवर्क क्यों विकसित कर रही है। दरअसल ये उस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है जिसे शीत युद्ध की रणनीति कहा जा रहा है। इस इलाके में भूमिगत रेलवे सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि अभी चिकन नेक की अधिकांश रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर है, जो मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक या प्राकृतिक आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील है। डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथान के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि अंडरग्राउंड रेलवे एयर आर्टिलरी और ड्रोन हमलों से कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। ये पहले हमले यानी फर्स्ट स्ट्राइक में भी टिक सकती है। दोस्तों, ऐसे में चिकन नेक पर भारत सरकार, मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें। अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले टॉप आतंकियों पर टूट पड़ी भारतीय सेना। 24 घंटे में 2 सबसे बड़े एनकाउंटर की सबसे बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभियान छेड़ दिया है। अमित शाह जी के गुरुवार यानी आज को जम्मू पहुंचने से पहले ही सेना और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उधमपुर में जहाँ जैश के 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, वहीं किश्तवाड़ में जैश के एक टॉप कमांडर को घेर लिया गया है। किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों ने घने जंगलों में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 2 से 3 आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक की गोलीबारी में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सैफुल्लाह वही कमांडर है दोस्तों जो इस इलाके में हुई कई हत्याओं का मास्टरमाइंड माना जाता है। जंगल में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और घेराबंदी सख्त कर दी गई है ताकि कोई भाग ना सके। इससे पहले कल ही उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ बसंतगढ़ इलाके में चले एक ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया। अमित शाह जी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी आज 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा सुरक्षा और विकास दोनों ही लिहाज से बेहद अहम है। अमित शाह जी शाम को जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ वे लोक भवन में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर ये भी है कि उनके ठीक दौरे से पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या की धमकी वाला पत्र वायरल हो चुका है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे से पहले कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में लौटने पर हत्या की धमकी भरा पत्र वायरल किया गया है। फाल्कन स्क्वाड के नाम से ये पत्र जारी की गई है दोस्तों, जिसकी पुलिस व सेना ने अभी तक पुष्टि नहीं की। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। 3 फरवरी की तारीख के पत्र में लिखा है कि हमने कश्मीरी प्रवासी पंडितों को चेतावनी दी थी कि वे छोटे मोटे फायदों के लिए बलि का बकरा ना बने, लेकिन आप क्रूर मौत के रास्ते पर चल रहे हैं। आप अपने बीच के उन सहयोगियों का अंजाम जानते हैं जिन्होंने चेतावनी के बावजूद इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि उनका क्या होने वाला है। उनके जैसा मत बनो और अपना नाम उनकी मौत की लिस्ट में शामिल मत करवाओ। पत्र में लिखा है कि पहले हमने आपको निशाना बनाने की गतिविधियां रोक दी थी, क्योंकि कुछ कश्मीरी प्रवासी पंडित समूहों और आपके बड़ों ने आश्वासन दिया था कि वे संघी सरकार के हाथों में नहीं खेलेंगे। अब आपने उन समझौते को तोड़ दिया है, इसलिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आपके कामों पर हमारी नजर है। क्या इस पर आपकी राय दोस्तों? साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी ने क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक का किया समर्थन। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर जी। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने बुधवार को कहा कि भारत जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में रिस्क कम करने के लिए संरचित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से समन्वित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। वॉशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अत्यधिक एकाग्रता से पैदा होने वाले जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इन जोखिमों को कम करने के लिए देशों के बीच समन्वित और संरचित सहयोग बहुत जरूरी है। जयशंकर जी ने सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए भारत की पहलों का उल्लेख किया। इनमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और जिम्मेदार वाणिज्य शामिल है। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी फोर्ज पहल के लिए भी भारत के समर्थन की बात कही। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सहयोगी और साझेदार देशों से मिलकर वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स बाजार को नया आकार देने का आह्वान किया। तो वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर, नौसेना की आंख बनेंगे 6 P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। भारत अमेरिका डील के बहुत ज्यादा करीब दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अंजाम तक पहुंचने बाद दोनों देश एक नए क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। भारत अपनी नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए 6 P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री निगरानी विमान खरीदने के लिए करीब $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील साइन करने के करीब है। इस डील के परवान चढ़ने के बाद भारत अपने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने में सक्षम हो सकेगा। जी हाँ, भारतीय नौसेना के पास
से पहले से ही अराकोनम और गोवा में 12 P-8I समुद्री निगरानी विमानों का बेड़ा है, जहां से वे पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों के साथ वाले इलाकों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि 6 नए P-8I विमान खरीदने के प्रस्ताव को जल्द ही रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने से स्वीकृति मिलने की आवश्यकता होगी। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि 6 नए P-8I विमान खरीदने का भारतीय नौसेना का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन कीमत के मुद्दों के कारण बातचीत रुकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें P-8I भारतीय नौसेना के निगरानी प्लेटफॉर्म का मुख्य आधार है और इसका इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी गतिविधियों की निगरानी करने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर उधर ट्रम्प ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की फोन पर बात, बीजिंग पर डाला तेहरान से अलग होने का दबाव। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ईरान की स्थिति पर चर्चा की। यह बातचीत दोस्तों ऐसे वक्त में हुई है जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन बीजिंग समेत अन्य देशों पर ईरान को अलग थलग करने के लिए दबाव डाल रहा है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि उन्होंने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका चीन संबंधों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें व्यापार और ताइवान शामिल है। साथ ही अप्रैल में उनकी बीजिंग यात्रा की योजना पर भी बात हुई। ट्रम्प ने लिखा कि चीन के साथ संबंध और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी व्यक्तिगत दोस्ती बहुत अच्छी है। हम दोनों समझते हैं कि इसे इसी तरह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। चीनी सरकार द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आगामी वर्षों में दोनों देशों द्वारा आयोजित होने वाले प्रमुख शिखर सम्मेलनों और नेताओं की मुलाकात के अवसरों पर चर्चा की। हालांकि चीनी बयान में ट्रम्प की अप्रैल में प्रस्तावित बीजिंग यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया गया। चाइना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ताइवान के साथ पुनर्मिलन की अपनी दीर्घकालिक योजनाओं से पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। ताइवान एक स्वयं शासित लोकतांत्रिक द्वीप है जो मुख्य भूमि चीन से स्वतंत्र रूप से काम करता है। हालांकि बीजिंग इसे अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। दोस्तों, चीनी सरकार के बयान में कहा गया है कि ताइवान को कभी भी चीन से अलग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच ईरान पर यह चर्चा ऐसे वक्त में हुई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर है। पिछले महीने ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर मध्य पूर्व के देश द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद वॉशिंगटन और तेहरान बना हुआ है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अंकारा नहीं अब ओमान में होगी शांति बैठक। जी हां, ईरान ने रातों रात क्यों बदला अपना वेन्यू, बता दें अमेरिका के साथ शांति समझौते पर बातचीत से पहले ईरान ने बहुत बड़ा दांव खेला। ईरान ने वार्ता स्थल को तुर्की की राजधानी अंकारा के बजाय ओमान करने के लिए कहा है, जिसे अमेरिका मान गया है। दोस्तों, शुक्रवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट में डील पर बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की ने ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू करने की कवायद की थी, लेकिन ईरान ने अब से ही झटका दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि अंकारा के बजाय ईरान ने मस्कट को वार्ता स्थल के रूप में क्यों चुनने का फैसला किया। एक पहला है, तुर्की नाटो कंट्री है। जी हाँ, नाटो गठबंधन में अमेरिका भी शामिल है, ऐसे में ईरान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरा, तुर्की ईरान का प्रतिद्वंदी देश रहा है। तीसरा, तुर्की ने ये प्रस्ताव दिया था कि ईरान अपना यूरेनियम अंकारा भिजवा दे। वही चौथा पॉइंट, खाड़ी में ओमान की किसी भी देश से कोई लड़ाई नहीं है। तुर्की की लड़ाई कुदरत बलों से है। ईरान क्षेत्रीय रणनीति को साधने के लिए यह फैसला किया है। इसके अलावा ओमान में ट्रम्प परिवार का बिजनेस है। ओमान खाड़ी के पास ही USS अब्राहम को अमेरिका ने तैनात कर रखा है। दोस्तों, ये वजह बताई जा रही है कि रातों रात ईरान ने अपना वेन्यू बदल लिया, जगह बदल लिया। क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को राज्यसभा में भी बोलने नहीं देगा विपक्ष। कांग्रेस ने तो कर लिया बड़ा फैसला, फिर संग्राम तय माना जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा में हुए भारी हंगामे और प्रधानमंत्री की कुर्सी के घेराव के बाद अब सियासी महायुद्ध का अखाड़ा राज्यसभा बनने जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने फैसला कर लिया है कि वो पीएम मोदी को राज्यसभा में भी बोलने नहीं देगा। कांग्रेस ने लोकसभा की तर्ज पर ही राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान डालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि राज्यसभा में आज प्रोग्राम संग्राम का प्रोग्राम होना है। इस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक अहम बैठक की है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने आंतरिक रूप से यह तय कर लिया है कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान वॉकआउट नहीं किया जाएगा, बल्कि सदन में रहकर ही इतना हंगामा किया जाएगा। इस रणनीति को इंडिया अलायंस के बाकी साथियों तक पहुंचाने के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। इस बैठक में कांग्रेसी अपनी मंशा सहयोगी दलों को बताएंगे। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के संबोधन करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए संसद नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष दोस्तों कैसे कैसे बयानों का इस्तेमाल कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सच्चाई का सामना करने से डरते हैं, इसीलिए सदन में वो नहीं आए। राहुल गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो और बयान भी साझा किया। इस वीडियो में वो पहले ही ये बात बता चुके हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि जैसा उन्होंने पहले कहा था पीएम मोदी लोकसभा नहीं आएंगे, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से विपक्ष पीएम मोदी को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्या है इस पर आपकी राय? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अतीक अशरफ असद की कब्र पर आखिर किसने चढ़ाए फूल? कसारी मसारी को लेकर सतर्क हुई खुफिया एजेंसियां। दोस्तों शब बारात पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और बेटे असद की कब्र पर फूल चढ़ाए जाने की सूचना के बाद खुफिया विभाग के कान खड़े हो गए। कसारी मसारी कब्रिस्तान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कब्र पर फूल चढ़े होने का दावा किया जा रहा है। इस इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि तीनों की कब्र पर क्या वास्तव में फूल चढ़ाए गए हैं, और यदि ऐसा है तो फिर फूल चढ़ाने वाला कौन है? अतीक अशरफ की पत्नी और उसकी बहन 2 साल से फरार चल रही है, तो फिर ये माला किसने चढ़ाया? खुफिया सूत्रों के मुताबिक शब बारात की रात कब्रिस्तान में अतीक अशरफ के कुछ करीबियों के पहुंचने की सूचना भी मिली थी। तो वहीं आपको बता दें यूपी में रातों रात 22 IPSओ का हुआ ट्रांसफर। लखीमपुर खीरी की SP बनी ख्याति गर्ग। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को 22 IPS अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ जोन के पुलिस महानिदेशक या अपर पुलिस IPS सुजीत पांडे को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा IPS आलोक प्रियदर्शी को पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद भेजा गया है। बता दें कि सुजीत पांडे को DG फायर सर्विसेज बनाया गया है। इसके अलावा प्रवीण कुमार लखनऊ जोन के ADG बनाए गए हैं। इसके अलावा KS इमानुएल को बने DGP का GSO। ये सारी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, किसको क्या बनाया गया है, कहां से कहां बनाया गया, यानी पहले कहां था अब कहां पर पोस्टिंग हुई है। दोस्तों पोस्टिंग या यूं कहें कि पद में पोस्टिंग हुई है। साथ ही साथ ये थे भी की सारी बेहतरीन बड़ी जानकारियां। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां